नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो एक कमेंट बॉक्स में पोस्ट डाला हुआ था, इसमें मैं आपसे पूछा था कि आप बताइए कि टेस्ट सीरीज जो है हम लोग कौन सा अभी करें। तो बहुत सारे लोग का वहाँ फीडबैक था कि आर ओ का टेस्ट सीरीज कराया जाए। कुछ लोग का था कि यूपीएससी जो है प्रीलिम्स जो है 2023 वाला टेस्ट सीरीज विजन वाला कंटिन्यू किया जाए। कुछ लोग का वहाँ पे कमेंट था कि बीपीएससी 69 का किया जाए। और कुछ लोग यहाँ पे कमेंट किए थे कि सर जो है ईपीएफओ का टेस्ट सीरीज कराया जाए। तो देखिए, अब सारे लोग को जो है ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ा जाएगा। बाकी यहाँ पे यदि ध्यान आप देंगे तो अभी आपका हाल फिलहाल जो है, मान के चले तो एक सवा महीने में आपका ईपीएफओ का एग्जाम हो ही जाएगा। तो उससे पहले कुछ टेस्ट सीरीज अगर देख लिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी आर ओ का जो है टेस्ट सीरीज यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है। उसके लिए एक प्लान भी मैं आपके लिए डिस्कस किया हूँ, सिलेबस वगैरह बताया हूँ। आप जाके जो है उस प्लान में चाहे तो ऐड हो सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे ईपीएफओ को लेके। आप सभी को सिलेबस वगैरह तो पता ही होगा, एक हम ओवरव्यू जस्ट कर लेते हैं इसका। इसमें आपको पता है जनरल इंग्लिश आता है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो इंडियन जो है फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। तो मॉडर्न इंडिया से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा है करेंट इवेंट एंड द डेवलपमेंट इशू, यानी आपका करेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी, जनरल अकाउंटिंग जो है प्रिंसिपल्स, इंडस्ट्रियल रिलेशन इन लेबर आपका लॉज, जनरल साइंस है और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। इसके अलावा देखेंगे तो जनरल जो है मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। और लास्ट आपका यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी। आप सभी को बताइए कि ईपीएफओ के एग्जाम में एक आपका केवल एग्जाम होगा, ये आपका एमसीक्यू एग्जाम होगा। इसके बाद एक यहाँ पे इंटरव्यू होता है, और यहाँ पे 75 और 25 के रेशियो में जो है आपको मार्क्स यहाँ पे लेके और सिलेक्शन पाना होता है। यानी इंटरव्यू में आपको यहाँ पे मार्क्स लाना अनिवार्य ही होता है। सारा कुछ प्रोसीजर आपको पता होगा, ठीक है। फिर भी यदि आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपका स्पेशल जो है कोई क्वेश्चन होगा तो उसका अगले लेक्चर में जवाब दे दूंगा। तो ये मोटा मोटा सिलेबस हुआ। तो यहाँ पे देखिए, देखने को अपने क्या मिल रहा है, एक तो इंग्लिश मिल रहा है, दूसरा आपको हिस्ट्री मिल रहा है। हिस्ट्री में भी कौन सा मिल रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री मिल रहा है। करेंट तो हर एक एग्जाम में आपको पूछा ही जाता है। इसके बाद आपका पॉलिटी और इकोनॉमी, ठीक है। ये सब पे जो है लगभग सारे लोगों का नज़र रहता है कि हम जो है यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री कर लेंगे, अंग्रेजी कर लेंगे, करेंट इवेंट देख लेंगे, इकोनॉमी भी पढ़ लेंगे, पॉलिटी। लेकिन यहाँ पे जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसके अलावा इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये आपका लेबर आपका लॉज हो गया। इसके अलावा आपको सोशल सिक्योरिटी, ये जो टॉपिक यहाँ पे मैं बताया, इस पे किसी का जनरली ध्यान ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और इस टॉपिक को ऐसे ही छोड़ के जो है एग्जाम में चले जाते हैं, और फिर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप करने का हालात में नहीं होते हैं। यहाँ पे जो हम सेट प्रैक्टिस अभी देखेंगे ईपीएफओ में, सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे ये सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल जो है रिलेशन और लेबर लॉज से रिलेटेड टॉपिक देखेंगे। और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी आप अपना तैयारी जो है, एक इसका ओवरव्यू आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये टॉपिक नंबर 6 और टॉपिक नंबर 9, इससे रिलेटेड हम जो है तीन चार यहाँ पे प्रैक्टिस सेट देखेंगे। और इसके बाद ये जो टॉपिक आपके बचे हुए हैं, यहाँ से हम लोग टेस्ट पेपर देखेंगे। अब देखिए, टेस्ट पेपर जो है यहाँ पे यदि बात करूँ तो आपका वीक में जो है मंडे हो गया, वेडनेसडे और फ्राइडे एमडब्ल्यूएफ हो गया, और एक टीटीएस, ठीक है। टीटीएस में जो है अभी आपको हाल फिलहाल जो है ईपीएफओ का जो है टेस्ट मिलेगा, यानी ईपीएफओ का सेट प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। और एमडब्ल्यूएफ में आपका अभी आर ओ का जो है आपको टेस्ट मिलेगा। रोज आपको एक ना एक टेस्ट जो है मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको करंट अफेयर जो है डेली मिल रहा है। तो करंट अफेयर जो है आप लोग डेली देखते रहें, 50 क्वेश्चन एमसीक्यू है। और इसके अलावा मैं बताया था कि अगर आप जो है यूपीएससी 2024 या कोई भी स्टेट जो है पीसीएस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है, जो एक बेसिक फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुआ है उसमें आप ऐड हो सकते हैं। और यहाँ पे जो है अभी आपको ओल्ड एनसीईआरटी आर एस शर्मा का स्टार्ट किया गया है, जिसमें 3 लेक्चर टोटल हो चुका है। तो जो लोग भी ऐड होना चाहते हैं वहाँ जाके आप ऐड हो सकते हैं। अब एक दूसरी बात यह है कि जैसे अभी हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि आपका यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री पूछा जा रहा है, पॉलिटी पूछा जा रहा है, इकोनॉमी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये सब टॉपिक जो है आपको, इस टॉपिक का जो भी टेस्ट सीरीज आपको दिखता है तो आपको लगा लेने में जो है हर्ज जो है नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको यूपीपीसीएस का जो है, जो भी मैं यहाँ पे टेस्ट कराया हूँ, तो जैसे ही आप थंबनेल में देखेंगे तो टेस्ट का वहाँ पे नाम लिखा हुआ है कि मॉडर्न हिस्ट्री का है या पॉलिटी का है या इकोनॉमी का है, तो वो टेस्ट आप जाके देख सकते हैं इसके लिए, ठीक है। चूंकि यहाँ पे जो है आपको जो क्वेश्चन आता है वो अच्छे लेवल का क्वेश्चन आता है।
ये यूपीएससी द्वारा ही कंडक्ट किया जाता है, तो क्वेश्चन का लेवल अच्छा होता है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप जो है सतही नॉलेज रख के और इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। आप अभी तक प्रीवियस क्वेश्चन जो है देख ही चुके होंगे। तो आप जो है जैसे आपको एक हिस्ट्री का जो है आर का टेस्ट कराया गया, तो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री का जितना भी क्वेश्चन है आपके काम का है। ठीक है, पॉलिटी का कोई यहाँ पे मैं टेस्ट करा रहा हूँ। यूपीएससी का यहाँ पे लगभग जो है आपको 12-13 के करीब यहाँ पे टेस्ट कराया गया है, तो इसमें भी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट कराया गया है, तो जो भी सब्जेक्ट यहाँ से मैच कर रहा है वो जाके आप वहाँ पे टेस्ट जो है देख लेंगे। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिए, अभी जो मेरी बात समझ गए होंगे उनके लिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी जो है आप लोग जो है चाहें तो जैसे आप चाहते हैं आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मेरा पर्सनली सजेशन है, ये टॉपिक जो भी मैच कर रहा है, आप जो है यूपीएससी का जो भी टेस्ट सीरीज कराया गया है उसे जाके देख ले। अच्छा, कुछ लोग का बहुत सारे लोग का कमेंट है यूपीएससी का टेस्ट सीरीज कंटिन्यू कराया जाए, तो बिल्कुल यूपीएससी का टेस्ट सीरीज हम लोग देखेंगे। आप लोग थोड़ा पेशेंस रखें। अभी जो है इस वीक में हम लोग ये आर ओ और ये आपका ईपीएफओ का टेस्ट सीरीज थोड़ा देख लेते हैं, फिर आपको यूपीएससी का भी टेस्ट सीरीज यहाँ पे कंटिन्यू रखा जाएगा। तो प्रैक्टिस के लिए हमेशा हम तैयार हैं, आपके लिए जो हमेशा काम करते रहेंगे। बाकी लेक्चर को जो है आप लोग अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताए हैं कि टारगेटेड जहाँ पे किसी का ध्यान नहीं रहता है, इसी टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बाकी यदि मेंटल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसको लेके भी हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे। ठीक है, और इसके लिए कि जो टॉपिक आपको हाईलाइटेड है इसको यहाँ पे आपको बता देंगे अच्छे से, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, बाकी अगर किसी भी स्पेशल टॉपिक आपका, यदि कोई युक है आप लोगों का, जो भी कमज़ोर आप लोग का टॉपिक है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस पे स्पेशल जो है वीडियो मैं बना दूँगा, यदि अधिक लोग कमेंट करते हैं तो। ठीक है? ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। बाकी पीडीएफ वगैरह के लिए जो है आप टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर लेंगे, वहाँ पे सारा पीडीएफ वगैरह दिया जाता है। ठीक है? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम। ये तो अपना सिलेबस हुआ, और आज हम जो देखेंगे, सबसे पहला टेस्ट यहाँ पे देखेंगे आपका लेबर लॉज से। ठीक है? तो पूरा लगभग 100 क्वेश्चन का ये सेट है, और ये जो हम लोग सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे, नॉलेज इंडिया जो है पब्लिकेशन का एक आपका प्रैक्टिस सेट है, काफ़ी अच्छा सेट है। और एक आपको ओवरव्यू मिल जाएगा यहाँ पे, जैसे आज हम लोग देखेंगे लेबर लॉज, तो लेबर लॉज से आपको ओवरव्यू मिल जाएगा। हो सकता है इसमें से एक आध क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले। ये जो है आपको अफरोज अख्तर, रोहित यादव और आपका जो है तबस्सुम जो है फिरोज खान, इन सभी के द्वारा मिलकर तैयार किया गया है। ठीक है, नॉलेज इंडिया पब्लिकेशन का ये सेट है, तो आप चाहें तो मार्केट से ले सकते हैं, ये मार्केट में भी अवेलेबल है। बाकी पीडीएफ वगैरह के लिए मैं यहाँ पे आपको जो है ये सेट जो है दे दूंगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो जहाँ सबका ध्यान नहीं है वहीं से स्टार्ट करें, सबसे बेहतर काम होगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को जो है शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे कि हम जो भी कंटेंट बना रहे हैं वो मैक्सिमम लोगों के पास पहुँच रहा है। ठीक है, चलिए, तो बिल्कुल यहाँ पे फैक्चुअल रहते हुए काम करेंगे। देखिए, बंधुआ श्रम प्रथा उन्मूलन के लिए बंधुआ श्रम पद्धति अधिनियम जो है कब पारित किया गया था? ठीक है, तो आप पैरेलली चाहे तो अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं तो आप अटेम्प्ट कर लें, 1 से 100 नंबर तक कर लें, या आपके पास ओएमआर सीट है तो वहाँ पे डायरेक्ट मार्किंग कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे वक्त दे दूंगा। तो बात याद कर ले, बंधुआ श्रम जो है उन्मूलन के लिए बंधुआ श्रम पद्धति अधिनियम कब लाया गया था आपको? 1976 में। आगे देखें, निम्नलिखित में से श्रम विधान जो है का सिद्धांत नहीं है। श्रम विधान का सिद्धांत कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। राजनीतिक अर्थनीति, अंतर्राष्ट्रीय एकात्मकता, सामाजिक न्याय, राजनीतिक कल्याण। तो श्रम विधान का सिद्धांत कौन सा नहीं है यहाँ पे? राजनीतिक कल्याण। अगला देखिए, विश्व का प्रथम जो है कारखाना अधिनियम शिशु स्वास्थ्य एवं नैतिकता अधिनियम 1802 कहाँ बनाया गया था ये? तो शिशु स्वास्थ्य और नैतिकता अधिनियम 1802 जो है कहाँ बनाया गया था? ये आपको इंग्लैंड में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इस टेस्ट सीरीज में जो है ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको नहीं रहेगा, हम जो है थोड़ा सा फैक्चुअल रहने का कोशिश करेंगे। बाकी आगे चल के हम लोग डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर अच्छे से। निम्नलिखित में से सुमेलित कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे, पहला है सामाजिक सुरक्षा कानून, प्रसूति हित लाभ अधिनियम 1961, नियामक श्रम जो है कानून, श्रम संघ अधिनियम 1926, संग्रहात्मक श्रम कानून, कारखाना अधिनियम 1948, श्रम कल्याण जो है निधि कानून, असंगठित कर्मकार जो है सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008। यही जो है सही सुमेलित नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
भारत में जो है पहला कारखाना अधिनियम कब बनाया गया था? भारत का पहला कारखाना अधिनियम 1881 में आपको बनाया गया था, याद रखेंगे। ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन कभी जो है एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। बाकी आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। भविष्य निधि के क्षेत्र में पहला अधिनियम था, ठीक है, तो भविष्य निधि के क्षेत्र में पहला अधिनियम कौन सा था आपका? भविष्य निधि अधिनियम 1925। अगला देखें, भारतीय संविधान में श्रम संबंधित उपबंध का प्रत्यक्ष संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ये किससे है आपका? मूल अधिकार है, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है, संघ सूची। उपयुक्त जो है यहाँ पे सभी हो जाएगा। तो श्रम संबंधित उपबंध जो है, प्रत्यक्ष संबंध जो है, इन सभी से है। मूल अधिकार में भी है आपको, ठीक है, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है और संघ सूची है। अगला है असंगठित जो है कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम बनाए गए, ये 2008 में बनाया गया। अगला देखिए, और इसको एक दो बार आप रिपीट कर लेंगे, आपको याद हो जाएगा। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य संबंधित उपबंध नहीं है? ये जो है कौन उपबंध नहीं है यहाँ पे? विनिर्माण प्रक्रिया, ठीक है, स्वास्थ्य संबंधित जो है उपबंध नहीं है। जैसे पीने का जल हो गया आपका, ये प्रकाश हो गया, संवातन तापमान हो गया, ये तो आपको स्वास्थ्य संबंधित हो गया उपबंध, लेकिन विनिर्माण प्रक्रिया इससे रिलेटेड नहीं है। आगे देखिए, चलिए इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं। निम्नलिखित में से सुरक्षा संबंधित उपबंध इसमें कौन सा है? ठीक है, सुरक्षा संबंधित उपबंध पूछा गया है, कौन सा है? देखिए, अत्याधिक यहाँ पे भारत दाब संयंत्र है, स्वतः क्रिया मशीनें, उपयुक्त सभी, सारा ही कुछ आ जाएगा इसमें। शिशु कक्ष जो है ये क्या होता है? कल्याण संबंधित उपबंध है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 12। अंतर्राष्ट्रीय जो है श्रम संगठन का गठन जो है कब हुआ था? ये हुआ था वर्ष 1919 में, वर्सराय के संधि के साथ। अगला है आपको, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन का गठन हुआ था, ये कब हुआ था आपका? 29 अक्टूबर 1919 को। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन का गठन कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1919 को। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच अल्बर्ट थॉमस प्रथम प्रबंधक निदेशक थे, किसके थे ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रथम निदेशक कौन थे? फ्रेंच अल्बर्ट थॉमस। अगला है, निम्नलिखित में से जो है श्रम कानून की आवश्यकता नहीं है, कहाँ श्रम कानून की जो है जरूरत नहीं पड़ती है? औद्योगिक शांति बनाए रखने के लिए बिल्कुल यहाँ जरूरत पड़ेगी, श्रमिकों को संगठित करने के लिए यहाँ भी पड़ेगी, कल्याणकारी राज्य हेतु राजतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए जो है आपका श्रम कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। बलात् श्रम जो है फोर्स लेबर तथा 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों का नियोजन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रतिषेध किया गया है? 14 वर्ष से जो है कम उम्र के बालक को जो है आपको फोर्स लेबर जो है आप नहीं करा सकते हैं, ये कौन से धारा में लिखा गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये धारा कौन सा है आपका? 23 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 के डी के अंतर्गत वर्णित है, यहाँ पे क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, ठीक है। ये हम लोग लेबर लॉ से रिलेटेड फैक्ट देख रहे हैं, नॉलेज इंडिया पब्लिकेशन से। अगला देखिए, प्रसूति राहत की व्यवस्था भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत जो है किया गया है? ये आपको किया गया है यहाँ पे धारा 42 के तहत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद जो है 43 ए संबंधित है, किससे है? ये प्रबंध में जो है श्रमिकों की सहभागिता से है। आगे देखिए, श्रम संबंधी जो है प्रावधान समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, ठीक है, ये पूछा गया, शामिल नहीं है। सामाजिक बीमा, श्रम विवाद, सामाजिक पेंशन जो है वृत्ति इसमें शामिल नहीं किया गया है। आगे देखें, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति किस स्थिति में दी जाती है? ठीक है, तो ये आपको दिया है अस्थायी आंशिक अशक्तता, अस्थायी पूर्ण अशक्तता, अस्थायी पूर्ण अशक्तता, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त जो है सभी केस में यहाँ पे आपको क्षतिपूर्ति जो है आपको अधिनियम के अंतर्गत क्षतिपूर्ति दी जाती है। आगे देखते हैं, चलिए, मृत जो है कर्मचारी के आश्रित हैं, विधवा हो गया, दत्तक पुत्र, विधवा माता, तो ये कोई भी कर्मचारी मृत हो जाता है, ये सारे लोग आश्रित होते हैं, यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे देखिए, अगला है, कर्मकार क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं करने की स्थिति कौन कौन सी है? ठीक है, देखिए,
तो चलिए इसको जूम ही नहीं कर लेते हैं, पूरा ऑप्शन दिख नहीं पा रहा है, अब दिख पा रहा होगा। यहाँ पे है कर्मकार क्षतिपूर्ति का भुगतान जो है नहीं करने की स्थिति। अगर श्रमिक जो है शराब या नशीली मादक वस्तु के प्रभाव में अगर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तब इस कंडीशन में इसको जो भी काम करने वाला है उसको क्षतिपूर्ति नहीं दिया जाता है। ये बात सही है। जानबूझकर सुरक्षा नियमों का अगर उल्लंघन करेगा और दुर्घटना हो जाए तभी भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है। जानबूझकर सुरक्षा उपकरण का उल्लंघन अगर कर रहा है, वो जो है सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं ले रहा है, तभी भी किया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे सारा ही सही है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी स्थिति में। इन स्थितियों में जो है उसको क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगा। आगे देखिए, श्रम संघ अधिनियम 1926 के अंतर्गत श्रम संघ के नाम में परिवर्तन हेतु कुल कितने सदस्य को स्वीकृति जो है अनिवार्य है? श्रम संघ के कुल सदस्यों का 2/3 यहाँ पे होना चाहिए। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, श्रम संघ का पंजीकरण रद्द होता है अगर इस कंडीशन में श्रम संघ पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन अगर दिया जाएगा तब भी रद्द कर दिया जाएगा, संघ अस्तित्व विहीन हो गया है, या श्रम संघ अधिनियम उपबंध का अगर उल्लंघन करता है तब भी रद्द किया जाएगा, पंजीकृत श्रम संघ में आवश्यक संख्या में सदस्य नहीं रह गए हैं, इस कंडीशन में भी, यानी यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 26, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? मजदूरी के अनधिकृत कटौतियों को रोकना, मजदूरी के नियमित भुगतान की व्यवस्था करना, अवैध मुद्रा में मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करना। उपयुक्त ए और बी। यहाँ पे देखिए आंसर क्या बन जाएगा आपको? मजदूरी में अगर अनाधिकृत कटौतियों को रोकना, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा मजदूरी में नियमित भुगतान की व्यवस्था कराना, ये भी इसका उद्देश्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी। मजदूरी भुगतान के लिए वैध मुद्रा माना जाता है। ठीक है, तो ये चालू सिक्का में भी आप क्या कर सकते हैं? करेंसी नोट भी दे सकते हैं, चेक से मजदूरी, या सिंह बैंक खाते में भी हस्तांतरण। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बन जाएगा। आगे देखिए, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के अंतर्गत जुर्माने के लिए कटौतियां हो सकती है। ठीक है, दे मजदूरी का 3% से अधिक नहीं जो है रखा जा सकता है। ठीक है, तो दे मजदूरी जो भी प्राप्त हो रहा है उसे 3% जो है मैक्सिमम रखा जा सकता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, कटौती के प्रकार जो है बताना है आपका कि कटौती जो है कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, जुर्माने के लिए कटौती, काम में अनुपस्थिति के लिए भी कटौती किया जाता है, नुकसान या हानि होने की स्थिति में भी कटौती, ये सारा कटौती का ही प्रकार है। यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा आपका? उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में सरकार द्वारा नियत मजदूरी दरें नहीं है, तो यहाँ पे अल्पकाल दर जो है आंसर बन जाएगा। न्यूनतम मजदूरी दरों का निरीक्षण जो है अधिकतम कितने वर्षों के अंतराल पे होता है? ठीक है, कि न्यूनतम मजदूरी जो है, वेजेस जो है कम से कम इतना देना है, ये कितने वर्ष पे इसका आपका सर्वे किया जाता है? ये जो है 5 वर्ष के बाद। अगला देखिए, आपको पता है कि आज जो है ये जो भी कामगार होते हैं लोग, उनके लिए जो है न्यूनतम मजदूरी फिक्स किया गया है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 31 हो गया, 32, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, इसके अंतर्गत नियोजक के अंशदान की दर कर्मचारी की मजदूरी का कितना प्रतिशत होता है? ये 4.75% होता है। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत खतरनाक प्रक्रिया किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? ये आपका आता है प्रथम अनुसूची के अंतर्गत। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 34, बोनस आयोग का गठन जो है किया गया था। ठीक है, ये बोनस आयोग का गठन किया गया था एम आर मेहर के द्वारा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, किसी प्रतिष्ठान के कर्मचारी को एक लेखा वर्ष के अंत में कितना बोनस दिया जाता है? कोई भी कर्मचारी है, एक लेखा वर्ष जब समाप्त हो जाएगा तो उसको कितना बोनस दिया जाता है? ये उसके वेतन का कम से कम 8.33%। ये कम से कम वर्ड की यूज किया गया है, तो इससे अधिक भी दिया जा सकता है। बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के प्रावधानों के अंतर्गत न्यूनतम और अधिकतम बोनस का प्रतिशत क्या हो सकता है? देखिए, अगला क्वेश्चन आपका वही हो गया कि न्यूनतम कितना रख सकते हैं और अधिकतम कितना। न्यूनतम तो अभी हम लोग देखे थे 8.8%, और अधिकतम जो है 20%, यानी ऑप्शन यहाँ पे क्या बनेगा? सी बन जाएगा। अगला देखिए,
न्यूनतम मजदूरी के लिए किसी कर्मचारी का योग्यता शर्तें क्या होना चाहिए? देखिए, कोई भी कर्मचारी अपने प्रतिष्ठान में किसी लेखा में कम से कम 30 दिन तक कार्य किया हो, जिस कर्मचारी की मासिक मजदूरी 21,000 रुपये हो। इस कंडीशन में जो है न्यूनतम मजदूरी के लिए कर्मचारी के लिए योग्यता का शर्त होता है। यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, बोनस भुगतान के लिए न्यूनतम और अधिकतम समय सीमा क्या होता है? ये आपको न्यूनतम 8 महीने और अधिकतम 2 वर्ष। ठीक है, बोनस भुगतान के लिए बात को याद रखेंगे। अगला देखिए, किसी कर्मचारी को उपादान की दर निर्धारित की गई है। प्रत्येक वर्ष के सेवा के बदले 15 दिन की मजदूरी, प्रत्येक वर्ष के सेवा के बदले 7 दिन की मजदूरी। नेक्स्ट देखते हैं, उपयुक्त जो है ए बी दोनों। यहाँ पे ये दोनों ही कंडीशन है, ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। अगला देखिए, प्रत्येक प्रतिष्ठान के नियोजक के द्वारा उपादान को किस बीमा के अंतर्गत बीमाकृत कराना अनिवार्य है? ये जो है भारतीय जीवन बीमा निगम। अगला है आपको, बाल श्रम जो है अधिनियम लागू कब किया गया था? ये आपको 23 दिसंबर 1986 को याद रखेंगे। 23 दिसंबर 1986 को आपको बाल श्रम अधिनियम लागू किया गया था। ऐसे व्यवसाय जिसमें किसी भी बालक अर्थात 14 वर्ष के कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को न तो नियोजित किया जा सकता है और न ही उन्हें काम करने की अनुमति दी जा सकती है, ऐसा व्यवसाय जो है कौन सा है? ये पूछा गया है। गोताखोरी हो गया, हथियारों का देखभाल, सर्कस, उपयुक्त सभी। देखिए, ये सारा जो है जोखिम भरा काम है, तो यहाँ पे बिल्कुल इजाजत नहीं दी जाती है। ऑप्शन आपका क्या बनेगा? यहाँ पे डी ही बनेगा। किसी भी किशोर को कार्य पे नियोजित करने का समय क्या है? ठीक है, किशोर की श्रेणी के लिए पूछा जा रहा है, तो सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक। ठीक है, आगे देखिए, लैंगिक उत्पीड़न निम्नलिखित में से कौन नहीं है? शारीरिक संपर्क और अग्रगमन, स्त्रियों से बातें करना, लैंगिक अतिरिक्त जो है टिप्पणियां करना, अश्लील साहित्य दिखाना। ये सवाल आपको लैंगिक उत्पीड़न में आ जाता है। शारीरिक संपर्क हो गया आपका, लैंगिक अतिरिक्त टिप्पणियां करना, अश्लील कुछ साहित्य दिखाना, स्त्रियों से बातें करना, ये उत्पीड़न में नहीं आता है। यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, बाल श्रम अधिनियम 1986 के अंतर्गत कार्य के घंटे और कालावधि संबंधित प्रावधान है। तो किसी भी किशोर को 6 घंटे से अधिक कार्य नहीं लिया जा सकता है, ये भी उस अधिनियम में है। बाल श्रम हम लोग 1986 की बात कर रहे हैं। किसी भी किशोर को लगातार 3 घंटे से अधिक कार्य पर नियोजित नहीं किया जा सकता है। किसी भी किशोर को अतिकाल यानी ओवर टाइम कार्य नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, तीनों कंडीशन इसमें लिखी हुई है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका? डी बन जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए, महिलाओं को कार्यस्थल पे यौन उत्पीड़न निवारण जो है प्रतिषेध और प्रतिघोष अधिनियम 2013 के अंतर्गत नियोजक के कर्तव्य कौन सा नहीं है? ये पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे नहीं है बताना है। कार्यस्थल पर सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराना, ये तो है। आंतरिक जो है समिति का गठन कराना, अधिनियमों को उपबंधों को सरल बनाने के लिए नियमित अंतराल पे कार्यशालाएं जो है करना, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति के सदस्यों को हतोत्साहित करना। देखिए, हतोत्साहित करना तो इसमें नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी बन जाएगा, चूंकि नहीं पूछा था। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 47, 19 अप्रैल 1919 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस संधि के अंतर्गत हुई थी? तो कौन से संधि के अंतर्गत ये जो है स्थापना हुआ था, आपसे पूछा जा रहा है। ये वायसराय की संधि, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे भी थे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? ये जो है आपको जिनेवा में स्थित है। अगला देखें, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का उद्देश्य नहीं है, कौन सा इसका उद्देश्य नहीं है? तो इसमें देखेंगे, वैश्विक और अस्थायी शांति हेतु सामाजिक न्याय को स्थापित करना, बिल्कुल इसके उद्देश्य में शामिल है। आर्थिक असमानता को खत्म करना, ये भी है। कल्याणकारी कार्य के लिए जीवन स्तर को उच्च बनाने का संभव करना, ये भी है। व्यापार में विभिन्न देशों के साथ समन्वय बनाना, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी। एक देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, देखिए, वर्ष 1944 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन हुआ था, कहाँ जो है श्रम सम्मेलन हुआ था, ये पूछा जा रहा है। ये आपको फिलोडेल्फिया में। आगे देखें, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सदस्य होता है,
जो देश संयुक्त राष्ट्र का सदस्य होता है या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का भी होता है, ऑप्शन यहाँ पे ए ही बन जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संरचना के अंतर्गत नहीं आता है, क्या इसके अंदर जो हम लोग नहीं रखते हैं, पूछा गया। शासी निकाय, अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय, अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, श्रम और रोजगार मंत्रालय, तो ये इसके अंदर नहीं आएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भाग लेने हेतु कोई देश कितने प्रतिनिधि नियुक्त करता है? ये जो आपको 4 प्रतिनिधि जो है नियुक्त किया जाता है, 2 सरकार के द्वारा, 1 नियोजक और 1 श्रमिक होता है। आगे देखें तो ये ऑप्शन नंबर ए हो गया। शासी निकाय यानी गवर्निंग जो है बॉडी के बारे में पूछा जा रहा है, प्रतिनिधियों की संख्या कितनी होती है? ये जो है 56 रखा जाता है। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का कार्य कौन सा इसमें नहीं है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों का स्थापना करना बिल्कुल इसका कार्य है, इसी उद्देश्य से स्थापित किया गया है। श्रम संबंधित कोई शोध किया जाए, अध्ययन करना, यह भी है। अभिसमय के प्रस्तावित विषयों का परिरक्षण करना, यही क्या है, इसका काम नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 55 हो गया। 56 देखते हैं। देखिए, रोजगार और श्रम मंत्रालय भारत सरकार के प्रमुख काम क्या है, ये आपको बताना है। देखिए, बंधुआ मजदूरी के पुनर्वास में सहायता करना, बिल्कुल इसका काम है। राष्ट्र के आर्थिक विकास हेतु सभी वर्गों को, श्रमिकों को शिक्षित करना, ये भी इसका उद्देश्य है, इसका काम है, ये प्रमुख काम है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम सामाजिक सुरक्षा योजना का निगरानी करना और उपयुक्त सभी, तो यहाँ पे सारा ही श्रम और रोजगार भारत सरकार का जो है, ये रोजगार और श्रम मंत्रालय का काम है। यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा, डी। अगला देखें, लेबर ब्यूरो द्वारा प्रकाशित किया जाता है भारतीय श्रम जर्नल मासिक जो आता है, वार्षिक जाता है भारतीय श्रम सांख्यिकी, भारतीय श्रम वर्ष पुस्तक, ये सारा इसी के द्वारा जो है, लेबर ब्यूरो के द्वारा ही प्रकाशित किया जाए, यहाँ भी ऑप्शन डी बनेगा। कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफओ उद्योग तथा प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों को प्रदान करता है। भविष्य निधि, पेंशन फंड, लिंक्ड जो है बीमा फंड, ये सारा कुछ ही प्रोवाइड करता है, ऑप्शन यहाँ पे डी बन जाएगा। अगला देखिए, मुख्य श्रम आयुक्त यानी चीफ लेबर कमिश्नर का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ठीक है, पूछा जा रहा है यहाँ पे काम कौन सा नहीं है। श्रम संघ का सदस्यता का सत्यापन करना, अधिकतम मजदूरी की बैठकें आयोजित करना, ये जो है इसका काम यहाँ पे चीफ लेबर कमिश्नर का नहीं होगा, यहाँ पे बी ही ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे देखिए, कर्मचारी जो है राज्य बीमा योजना के अंतर्गत श्रमिकों को अंशदान की छूट दी गई है। जो श्रमिक प्रतिदिन 100 रुपये मजदूरी अर्जित करते हैं, उनके लिए है ये, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, श्रमिक और राज्य बीमा निगम चिकित्सकीय खर्च को किस अनुपात में वहन करते हैं? ये जो है आपको 7:1। भारत सरकार के द्वारा बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान की स्थापना जो है की गई थी, ये आपको 1974 में की गई थी, आपको बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान का। द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग यानी सेकेंड नेशनल जो है कमीशन ऑफ लेबर किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? ये जो है आपको रविंद्र वर्मा के अध्यक्षता में। आगे देखें, भारत सरकार द्वारा वेज बोर्ड का गठन किसके लिए किया गया था? ये आपको वेतन निर्धारण संबंधित आने वाली समस्याओं पे अंकुश लगाने के लिए। ठीक है, आगे देखिए, 64 हो गया। 65, सूचकांक समीक्षा समिति यानी इंडेक्स रिव्यू कमेटी सरकार को किससे संबंधित सलाह ये देती है? ये आपको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंधित। अगला है आपको, भारतीय संविधान में श्रम को किस सूची में रखा गया है? श्रम को जो है यहाँ पे संघ राज्य में नहीं है, ये समवर्ती सूची का सब्जेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67, मजदूरी संहिता 2019 यानी कोड ऑन वेजेस 2019 के अंतर्गत किन श्रम विधानों को एक रूप दिया गया है? ये जो है आपको समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1949 तथा बोनस मजदूरी अधिनियम 1965। ठीक है, ये सारा ही यहाँ पे हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका डी बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, फर्श मजदूरी यानी फ्लोर जो है वेजेस को कितने साल बाद संशोधित किया जाता है? इसको जो है प्रत्येक 5 साल में। अगला देखिए,
मजदूरी संहिता 2019 के अनुसार अगर श्रमिक सामान्य दिवस से अधिक कार्य करते हैं तो उन्हें कितना अति समय यानी ओवर टाइम दिया जाता है? कितना दिया जाएगा? 2019 के जो है अधिनियम के अनुसार आपको बताना है। यहाँ पे कम से कम सामान्य मजदूरी के दर से दोगुना। ठीक है, अगर ओवर टाइम कोई करता है तो वहां पे आपको जो भी उसका सामान्य मजदूरी होता है उससे आपको डबल पे वहां पे करना पड़ता है। आगे देखें, मजदूरी संहिता 2019 के अंतर्गत कितना प्रतिशत आपको अधिक लाभांश जो है बोनस नियोजन द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है? तो ये आपको नियोजन के कुल लाभ का 20% श्रमिकों को उनके मजदूरी के अनुपात में, नियोजक श्रमिकों की मजदूरी का 8.33% वार्षिक दर और या 100 रुपये से अधिक जो हो बोनस दिया जाता है। यहाँ पे दोनों ही सही हो जाएगा। आगे देखें, अगला है आपका सामाजिक सुरक्षा संहिता का मुख्य उद्देश्य जो है क्या है? ठीक है, देखिए, पहला है कि संगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले श्रमिकों को कल्याण करना, तो बिल्कुल इसका उद्देश्य है। असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों का कल्याण करना, यह भी उद्देश्य है। यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका? सी बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। असंगठित श्रमिक के उदाहरण आपको बताना है। स्वनियोजित कोई श्रमिक है, प्लेटफॉर्म श्रमिक है, एक श्रमिक है, तो सारा असंगठित ही है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी बन जाएगा। नेक्स्ट देखें, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019 के अंतर्गत नियोजक और श्रमिक वित्त पोषित करेंगे। ये जो है कर्मचारी भविष्य निधि को, कर्मचारी पेंशन योजना को, कर्मचारी जमा लिंक बीमा योजना को, सबको वित्त पोषित करेंगे। उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 74। औद्योगिक जो है संबंध संहिता 2020 ऐसे प्रतिष्ठानों पे लागू होता है जिसमें कम से कम श्रमिक हो। कितना होना चाहिए तब यहाँ पे औद्योगिक संबंध संहिता जो है लागू होगा? कम से कम पूछा गया है। ठीक है, अधिक का यहाँ पे कंडीशन नहीं है, कम से कम 300 होना चाहिए। ठीक है, आगे देखें, श्रम जो है संघ में वार्ता संघ और परिषद के अंतर्गत श्रमिक सदस्यों की सदस्यता प्रतिशत 75% से घटाकर कर दिया गया है। ये 51%। ठीक है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट देखिए, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के अनुसार श्रम संघ के सदस्यों को कम से कम कितना प्रतिशत श्रमिक होना चाहिए? कम से कम है यहाँ पे। ठीक है, ये कम से कम 20% होना चाहिए। आगे देखते हैं 77। छटनी पद से हटाना संबंधित विवाद होने पे कर्मचारी जो है कितने दिनों के बाद प्राधिकरण में आवेदन दे सकता है? ये जो है 45 दिन के लिए। आगे देखिए, यदि सर्वव्यापी महामारी आ जाता है, पेंडेमिक आ जाता है, या स्थानिक जो है या राष्ट्रीय कोई आपदा की स्थिति में केंद्र सरकार भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा में नियोक्ता और कर्मचारियों के योगदान को कितने महीने के लिए घटा सकता है? ये ऐसे कंडीशन में जो है आपको पता ही है गवर्नमेंट के पास अधिक पैसा नहीं होगा, ये कितने समय के लिए घटा सकता है? 3 महीने के लिए। आगे देखिए, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हेतु तैयार एक सामाजिक सुरक्षा निधि जो सोशल सिक्योरिटी फंड है में पैसा का स्रोत कौन तय करेगा? ये जो है केंद्र सरकार तय करता है। आगे देखिए, बंधुआ मजदूरी के पुनर्वास हेतु प्रारंभ की गई केंद्रीय योजना कौन सी है? प्रधानमंत्री बंधुआ मजदूर केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। आगे देखिए, यूएएन का पूर्ण जो है रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। आगे देखिए, राष्ट्रीय जो है बाल श्रम के परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा इसमें नहीं है? पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए, बाल श्रमिकों के कौशल निर्माण करना। ठीक है, इसका उद्देश्य जो है आपको नहीं है। बाकी क्या क्या है ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। हितधारकों और लक्षित समुदाय के बीच जागरूकता बढ़ाना, ये राष्ट्रीय आपको बाल श्रमिक परियोजना का उद्देश्य है। इसके अलावा देखिए, तो बाल श्रम निगरानी, ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग करना, 18 वर्ष से कम आयु के किशोर श्रमिकों को खतरनाक व्यवसाय प्रक्रिया में संलग्न होने पे बाहर लाना, सारा उसका उद्देश्य है। पेंसिल पोर्टल का मुख्य उद्देश्य जो है क्या है? बाल श्रम मुक्त जो है भारत का निर्माण करना। पेंसिल पोर्टल के घटक निम्नलिखित में से कौन नहीं है? स्थानीय राज्य सरकार है, शिकायत तंत्र, चाइल्ड जो है ट्रैकिंग सिस्टम, ये सब इसके आपको घटक हो जाएंगे। स्थानीय सरकार इसमें नहीं होगा। नेशनल कैरियर सर्विस का मुख्य उद्देश्य क्या है? पूछा गया है। ठीक है, तो रोजगार मिलान, कैरियर परामर्श, व्यवसायिक निर्देशन और कौशल विकास, यहाँ सारा ही सही आंसर सही हो जाएगा। अटल जो है बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं। बदलते हुए रोजगार पैटर्न के कारण बेरोजगार हुए
व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करना, ये अटल आपका बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का ये उद्देश्य है। समाधान पोर्टल क्या है? औद्योगिक विवाद सुलझाने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है समाधान पोर्टल। ठीक है, तो पहला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 88। प्रथम जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन ये कब आरंभ हुआ था, ये पूछा जा रहा है। ये जो है 29 अक्टूबर 1919 को वाशिंगटन में। आगे देखिए, सीमित विधि और अधिसूचना विधि में किस प्रकार की मजदूरी का निर्धारण होता है? ये जो यहाँ पर न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण होता है। आगे देखें, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 लागू नहीं होता है। ये जो है आपको सहकारी समितियों पर लागू नहीं होता है। आगे देखें, कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत गठित केंद्रीय बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्ति की जाती है। अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा, ये पूछा जा रहा है। ये जो है केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान किस अधिनियम के अंतर्गत दिया गया है? ठीक है, ये जो है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, इसी के तहत बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान आपको किया गया है। याद रखेंगे, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948। समान जो है पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के किस धारा के अंतर्गत समान कार्य के लिए पुरुष और महिला श्रमिकों को समान जो है पारिश्रमिक का भुगतान का प्रावधान है, यानी समान काम के लिए समान वेतन। ठीक है, ये कौन से धारा में है? ठीक है, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले शायद इसको देखे थे। ये धारा जो है आपको 4 हो जाएगा। आगे देखें, कार्ल मार्क्स की पुस्तक निम्नलिखित में से इनमें कौन है? ये दास कैपिटल है, आप सभी को पता ही होगा। डेकर्ट के अनुसार श्रम संघ के प्रकार जो है यहाँ पे औद्योगिक संघ, सामान्य संघ या कोई फेडरेशन है, सारा ही आपका श्रम संघ कहलाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ट्रेड यूनियन बनाने की स्वतंत्रता देता है? कि कोई भी ट्रेड से रिलेटेड जो है आप यूनियन बना सकते हैं। ये आपका आर्टिकल 19 का 1 का जो है बी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम पे जो है प्रतिबंध लगाता है? ठीक है, ये पूछा गया है। ये आपका अनुच्छेद 24 हो गया। निम्नलिखित अधिनियम को उनके पारित वर्ष से सम्मिलित करना है। नीचे दिए गए कोड से आपको आंसर चुनना है। चलिए इसको थोड़ा जूम इन कर देते हैं। चलिए आपको अब ऑप्शन भी दिख रहा होगा, देखिए इसको क्या करना है, सम्मिलित करना है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम ये कब आया गया? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ठीक है, तो ये जो आपको 1948, तो एक का तो 2 हो जाएगा। अच्छा देखिए, एक ही आपको यदि पता है तो आप आंसर यहाँ से कर सकते थे एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करके। सी ऑप्शन में ही केवल 1 का 2 है। ठीक है, बाकी मातृत्व हित लाभ अधिनियम ये हो जाएगा आपका 1961। ट्रेड यूनियन अधिनियम ये 1926। बोनस भुगतान अधिनियम ये हो जाएगा 1965। ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 98। अब देखते हैं हम लोग 99। देखिए, ऐसे प्रतिष्ठान जिसमें 1000 से अधिक श्रमिक कार्यरत अगर हो तो वहां नियुक्ति किया जाता है। 1000 से ज्यादा होगा तो किसका नियुक्ति किया जाता है? यहाँ पे सुरक्षा अधिकारी, सेफ्टी ऑफिसर जरूर रखा जाता है जहाँ 1000 से अधिक आपको कर्मचारी हो जाए। कैंटीन समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये जो है कैंटीन समिति का 2 वर्ष। सेट ऑन या सेट ऑफ संबंधित है, किससे संबंधित है? सेट ऑन सेट ऑफ बोनस भुगतान से है। तो इस तरह से हम लोग एक से एक क्वेश्चन जो है आपको फिनिश कर लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट टेस्ट हम लोग देखेंगे। देखिए, एक दिन अल्टरनेट करके आपको ईपीएफओ का टेस्ट जो है दिया जाएगा। ठीक है, बाकी जो है आप अपना तैयारी वगैरह करते रहें। ठीक है, आर ओ का यहाँ पर टेस्ट मिल ही रहा है, आप वो पैरेलली करते रहें। एनसीईआरटी बैच को जो देखते रहते हैं, अपना बेसिक फाउंडेशन जो है आप देख के स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बाकी आंसर राइटिंग वगैरह वहाँ पे कराया जा रहा है, आंसर आपको लिखने के लिए दिया जाता है। बिल्कुल बेसिक 0 लेवल से यहाँ पे वो काम किया जा रहा है, तो आप उस बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी कोई भी फीडबैक कमेंट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। लेक्चर से अधिक लोगों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, कोई भी डिमांडिंग टॉपिक होगा तो बिल्कुल उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।